नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। कश्मकश में क्यों है किसान, ये सवाल हम सब के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। कृषि कानून को लेकर सड़कों पर हैं किसान, आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं। कब तक ऐसा चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस कानून को समाप्त करके और एमएसपी के लिए कानून बन जाने से क्या किसानों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? देखिए यह खास रिपोर्ट। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए। किसानों की भलाई की बात सामने आते ही सबसे पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट सभी के जहन में आती है। किसान संगठन हर बार स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की मांग करते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसानों के हक में बड़ा फैसला लिया। सरकार की ओर से खरीफ की फसलों के दामों में एमएसपी की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन ने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए और यूपीए सरकार ने किसानों की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसे स्वामीनाथन आयोग कहा गया। दरअसल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया जा सका। कहा जाता है कि अगर इस रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए तो किसानों की तकदीर बदल जाएगी। अनाज की आपूर्ति को भरोसेमंद बनाने और किसानों की आर्थिक हालत को बेहतर करने के मकसद से 18 नवंबर 2004 को केंद्र सरकार ने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने 5 रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें भूमि सुधार की अनुशंसा, आत्महत्या रोकने की कोशिश, किसानों की आय, एमएसपी औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश भी की गई थी, ताकि छोटे किसान भी मुकाबले में आए। चलिए क्या थी सिफारिशें, वो भी आपको बताते हैं। फसल उत्पादन मूल्य से 50% ज्यादा दाम किसानों को मिले। किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज कम दामों में मुहैया कराए जाएं। गांव में किसानों की मदद के लिए विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाया जाए। महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएं। किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किसानों को मदद मिल सके। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण मुख्य बात जो विचारणीय है, वो वास्तविक रूप में एमएसपी मिलने को लेकर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एमएसपी जैसी थी वैसी ही रहेगी, और यदि किसानों को कोई परेशानी है भी तो सरकार बात करने के लिए तैयार है। कृषि बिल से किसान सशक्त होगा। कोरोना काल में किसानों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ और आगे भी अपनी शर्तों पर किसान फल और सब्जी बेच सकता है। मोदी ने साफ कहा कि जो लोग कृषि बिल को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, उनके बहकावे में किसान न आए। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है, वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। साथियों, किसानों को एमएसपी देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है, वो पहले कभी नहीं किया गया। बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है, उसके आंकड़े देखोगे तो कौन सच बोल रहा है, कौन किसानों के लिए काम कर रहा है, कौन किसानों के भलाई के लिए काम कर रहा है, इसकी गवाही वहीं से मिल जाएगी। इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को
1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं। अब उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा तो वहां मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेगा। मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा लाभ मिलता है तो वहां जाकर के बेचेगा। उसकी सारे बंधनों से मुक्ति दिलाने के कारण ये संभव होगा। कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा? क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी? क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। किसानों का आंदोलन या कहें कि अन्नदाता का सड़कों पर होना क्या वाकई ठीक है? क्योंकि कृषि कानून रातों रात नहीं बना, लंबे समय से चर्चा चली आ रही थी और उसके बाद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को भी लागू करना बड़ा टास्क था। ऐसे में आगे क्या होगा? ये सब ऐसे ही चलता रहेगा या फिर बात से सहमति बनेगी? स्वदेश न्यूज ब्यूरो। तो देखा आपने और सुना भी आपने। सवाल वही उठता है कि अभी की जो स्थितियां, परिस्थितियां हम देख रहे हैं, सड़कों पर जो आंदोलन देख रहे हैं, जिन किसानों को देख रहे हैं, उसके बाद ये जो कश्मकश में किसान है, क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? ये स्थिति बदलेगी तो कब बदलेगी? बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा। जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि किसान बिल्कुल आजाद हैं, जैसा चाहते हैं। एमएसपी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, आपने सुना। लेकिन उसके बाद भी फिर सड़कों पर क्यों है? कहां दिक्कत आ रही है? कहां सहमति नहीं बन रही है? और ऐसा ही कब तक चलेगा? बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। स्टूडियो में कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। आपको बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विवियन खोंगल जी हैं। विवियन, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता विकास बोंद्रिया जी हमारे साथ हैं। विकास बोंद्रिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सपा नेता हैं यश भारतीय जी। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले यश जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि ये जो पूरा एक घटनाक्रम हम देख रहे हैं बहुत पहले से, यदि मैं 1966 से जिक्र करूं, जब से स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशें शुरू हुई, बात शुरू हुई, उसका गठन हुआ, सब कुछ हुआ, तब से अब तक वो लाभ तो नहीं दिखता। यदि लाभ वाकई दिया गया है तो फिर सड़क पर किसान क्यों हैं? और तीसरा बड़ा आरोप जो लग रहा था कि ये किसान है ही नहीं, ये तो लोग भ्रम फैला रहे हैं और किसानों की आड़ में कोई और आंदोलन को रूप दे रहा है। क्या है इन सब के पीछे? देखिए, जब आप पीछे जाने की बात करेंगे तो हमें पीछे ही जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत पीछे नहीं ले जाऊंगा। जो मौजूदा सरकार है उसके पिछले कार्यकाल पे ही बात करूंगा। ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये कांग्रेसी हैं, विपक्षी दल के नेता हैं या विपक्षी दल के लोग हैं। मतलब किसानों को भी हमने बांट दिया बहुत सारी चीज़ों में। हम मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है और मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला है, जनता का समर्थन मिला है, हम इनकी ये बात भी मान लेते हैं। तो जो नोटबंदी की गई थी उसमें जो आतंकवाद खत्म होने वाला था, वो आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, इस किसान के रूप में आया है। क्या इसी भारतीय जनता पार्टी की बातों को माने हम? उसके बाद प्रदेश के कमल पटेल जी जो मंत्री हैं, वो क्या बोलते हैं कि कुकुरमुग्गों की तरह ये किसान संगठन आ गए। किसान संगठन आ गए तो क्या उसमें किसान नहीं है? तो स्पष्ट करने वाली कोई बात नहीं। यदि आपसे कोई सवाल पूछेगा तो वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, विपक्षी दल का नेता है। आम नागरिक कहाँ खो गया?
अगर आज प्रधानमंत्री हैं तो वो सबके हैं, चाहे उन्हें जिसने वोट दिया हो या ना दिया हो। मुख्यमंत्री हैं तो वो सबके हैं, चाहे उन्हें वोट दिया हो या ना दिया हो। विधायक होता है तो वो सबका विधायक होता है, क्षेत्र में उसे जिसने वोट दिया हो या ना दिया हो। लेकिन ये मौजूदा सरकार जिस तरीके की राजनीति को ले जा रही है, जनता को, लोकतंत्र को, संविधान को, सबको खत्म करने की बात कर रही है, उस तरीके से मुझे लगता है राजनीति तो बदनाम हो ही रही है। हमारे मीडिया के जगत के लोगों को भी बदनामी सहनी पड़ रही है इन सब चीजों को देखते हुए, और किसान भी आज उसी चीज में आ गया है, इसीलिए कश्मकश में है। हम इन्हीं के वादों की बात करें, 60 दिन दे दीजिए, हम बहुत कुछ बदल देंगे। नोटबंदी में इन्होंने तमाम वादे किए, 60 दिन और 90 दिन में 90 परिवर्तन। जीएसटी में बहुत बड़ा इन्होंने आयोजन किया, रात में 12 बजे, 200 दिन में 200 परिवर्तन। तो इनकी जो योजनाएं होती हैं ये खुद संतुष्ट करके नहीं लेकर के आते हैं, ये अच्छे डब्बे में पैकिंग करके लेके आते हैं, जनता के बीच में लाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब वो खोखले निकलते हैं, विरोध होता है, तब ये इस तरीके की बातें करने लगते हैं। ये क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रहे अपने ही नेता को? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, वो आज किसानों के साथ बैठे हुए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, बहुत बड़े चिंतक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो विरोध दर्ज करा रहे हैं लगातार इनकी नीतियों के, रीतियों के। हम अपनी बात छोड़ दीजिए, हम विपक्ष में हैं, ये तो हमारे ऊपर आरोप लगाते ही हैं कि विपक्ष तो हमें बदनाम करना चाहता है, हम बात ही नहीं करना चाहते हैं, जबकि विपक्ष तो जनता की आवाज होता है। जो सरकार की नीति रीति होती है, उसमें जो चीजें छुपी होती है, वो सरकार को ही दिखाता है कि आप जनहित की बात कीजिए। लेकिन इनके जो नेता हैं उनको ही संतुष्ट कर दें। यशवंत सिन्हा जी बड़े नेता रहे, इनके केंद्रीय मंत्री रहे, उनको संतुष्ट कर लें। तो ये एक बड़ी फहरिस्त है, बड़ी लंबी लिस्ट है जो इनके ही नेताओं की है। लेकिन जब इनके नेता इन पे आरोप लगा रहे हैं, ये उसको भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। इसीलिए भ्रमित करने वाली बातें, लोगों को बरगलाना, लोगों को झूठी बातों पे कहना। और ये पैकेज जब खुलेगा तो जीएसटी और नोटबंदी जैसे ही खुलेगा, जिस तरीके से पूरा देश बर्बाद हुआ, देश परेशान हुआ, परिणाम आज भी जीरो पे ही है। पेट्रोल के दाम जब ये सरकार में आ रहे थे 2014 में, तब बड़े बड़े वादे थे। अब की बार मोदी सरकार के साथ में बहुत सारी टैगलाइन थी, चाहे वो किसान को, चाहे वो किसान को लेकर के हो। यश जी, आपकी बातों को जितना मैं समझ पा रही हूं, यदि जीएसटी और नोटबंदी से हम इस आंदोलन को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो क्या लग रहा है, यहां भी क्या सरकार की मनमर्जी चल रही है क्या, कि सरकार ने मनमर्जी से कानून बना दिया? ये तो तमाम सदस्य होते हैं, उन्होंने पारित किया है, उसके बाद इतना विरोध? नहीं, किन सदस्यों ने पारित किया? क्या विपक्ष के लोगों की भूमिका रही है उसमें? उन्होंने विरोध दर्ज कराया। हमने बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को देखा जिनको सदन से बाहर कर दिया गया, उठा उठा के बाहर पटका गया, चाहे वो किसी भी दल का नेता रहा हो। लेकिन अगर आप आवाज ही नहीं सुनेंगे, चर्चाओं के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे, किसानों को कितना रोका गया? अमित शाह जी हैदराबाद में चुनाव प्रचार कर रहे थे, 3 तारीख को मिलेंगे। आपके पास कहते हैं आप अन्नदाता हैं, कृषि प्रधान देश के आप बातें करते हैं, और कृषि प्रधान देश में कृषि की बात, कृषक की बात नहीं सुनेंगे, किसकी बात सुनेंगे आप? उसको आतंकवादी बता देंगे। तो ये जिस तरीके की राजनीति चल रही है, जब चर्चा करने को ही सरकार तैयार नहीं होती, तो आंदोलन करने के अलावा जनता के पास क्या रह जाएगा? तो जनता आंदोलन कर रही है, अब संतुष्ट करने की बारी इनकी है। तो ये इनका जो पुराना रिकॉर्ड है, उसी के कारण लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, और इनके पास कुछ है नहीं, इसीलिए लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे, ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है यश जी, वापस आऊंगे आपके पास। विकास बोंद्रिया जी, आप ही के पास आना होगा, क्योंकि कई सारे आरोप भी लग रहे हैं, सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि यदि नहीं पसंद आ रहा या ना पसंद और पसंद की देखिए बात भी नहीं है, जिस चीज का विरोध हो रहा है उसके लिए इस किसान सड़कों पर हैं, बातें क्यों नहीं मान ली जा रही, कहां दिक्कत आ रही है? और यदि किसान नहीं है कोई और है, इसके क्या सबूत और प्रमाण है? क्यों ऐसी बयानबाजी हो रही है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वाकई में जो किसान संगठन हैं, जो लोग हैं, उन्हें बुलाकर बातचीत कर ली जाए? राखी जी, पहली बात तो ये कौन कह रहा है कि किसान को ये जो किसानों के लिए किए गए नए रिफॉर्म्स हैं बिलों के माध्यम से, वो पसंद नहीं आ रहा है। रोज सैकड़ों किसान सरकार के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, और इन किसान बिलों को कायम रखने की निरंतरता चाहते हैं। कल मध्य प्रदेश में इतने बड़े बड़े सम्मेलन हुए, अलग अलग पंचायतों में लोग बैठे थे, अलग अलग जिलों में बैठे थे, उन्होंने उसका समर्थन किया, हाथ उठा के समर्थन किया। शिवराज जी ने पूछा था। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि केवल हम सिंघू बॉर्डर को फोकस करते हुए देखें कि किसान बिल के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। पूरे देश के लिए बिल्स हैं। और फिर पंजाब में तो वहाँ की कांग्रेस सरकार ने कुछ कदम उठाए, एपीएमसी एक्ट में संशोधन कुछ करें, तो उनको वहाँ संतुष्टता क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर देखिए वजह क्या है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार खेती किसानी में, जो आपने कहा ना कि एक आयोग बना, रिपोर्टें आ गई और उसको लागू करने की बात हुई। अन्य भी, केवल एक आयोग की बात नहीं कर रहा मैं,
अन्य चर्चाएं भी हुई, विपक्षियों की भी जब सरकारें रहीं तब उन्होंने क्या यत्न प्रयत्न करने का प्रयास किया। ठीक है, निष्फल रहे होंगे या पूर्ण नहीं कर पाए होंगे, ये बात अलग है। उन सब चीजों को देखिए, उनके चुनावी एजेंडे देखिए ना, उनके घोषणा पत्र क्या लिखते थे उसका भी हमने अध्ययन किया ना। यहां तक कि उन्होंने तो एपीएमसी एक्ट को एकदम अंग्रेजी का जो संस्करण था कांग्रेस के घोषणा पत्र का, उसमें तो एपीएमसी एक्ट को डिसॉल्व करने की बात उन्होंने लिखी थी, जैसे लैंड सीलिंग एक्ट, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट डिसॉल्व किया गया था। तो जब ये मत आप विपक्ष में रहे तब आपका स्पष्ट था। और मुझे लगता है कि जब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो यूपीए सरकार में तो समाजवादी पार्टी भी संलग्न थी। तो मुझे लगता है कि ये बातें सब राजनीतिक इसलिए हो गई। और देखिए, किसान को कोई आतंकवादी नहीं कह रहा, ये आप कह के भारतीय जनता पार्टी और किसान के बीच में नींबू निचोड़ने का काम कर सकते हैं। बड़ी स्पष्टता से मैं कह रहा हूं, साफगोई के साथ में। राखी जी, किसानों का आंदोलन रहे, सकारात्मक रहे, ये हम भी चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने केवल एक चिंता जाहिर की कि इस आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व आके न जुड़ जाएं जिससे आंदोलन फेल हो जाए, निष्फल हो जाए। आंदोलन के माध्यम से किसानों ने, वहां के किसानों ने, मैं यूं पर्टिकुलरली कहूं कि एक दो राज्यों के किसानों ने जो मांगे रखी उसके ऊपर सरकार ने गंभीरता से चिंतन मनन किया। 5-6 राउंड की बातचीत, औपचारिक बातचीत हुई। कल भी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा हमारी अनौपचारिक बातचीत अभी भी जारी है। औपचारिक बातचीतें हुई, प्रस्ताव उन्हें दिया गया कि भाई हम इन बिंदुओं पे विचार करना चाह रहे हैं, आप इसमें आगे बताइए क्या करना है। अब किसानों के विभिन्न संगठनों के माध्यम से चर्चा हो रही थी। किसान संगठनों ने, देखिए एक बिंदु और इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वहां जो 40 किसान संगठन सरकार के साथ में औपचारिक बैठक में बैठ रहे हैं वो सरकार के दिए गए प्रस्तावों से सहमत नहीं है, लेकिन उनका एक कहना है कि हमने एक नीति बनाई है कि हम में बहुमत भले ही हो सकता है, लेकिन जब तक सर्वसम्मति नहीं बनेगी हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो ये उन संगठनों के लिए सोच का विषय है, ये सरकार के लिए सोच का विषय नहीं है। उनने अपनी 40 संगठनों ने एक नीति बनाई है कि हम सर्वसम्मति के बाद में सरकार से अगली बार मुखातिब होंगे, बहुमत के आधार पे नहीं। बहुमत तो वहां दिख रहा है, इस बात से समझ में आता है। और देखिए, जहां तक किसानों की बात है, किसानों के उन्नयन के लिए सरकार सब हर डायमेंशन में काम कर रही। उसमें एक ये ओपन मार्केट भी एक डायमेंशन है जिसे खोला गया है। और मुझे लगता है कि चूंकि सब दलों का इसके ऊपर राजनीतिक मत अलग अलग वक्त में जाहिर हो चुका है और उसी मत अनुरूप ये बिल्स लाए गए हैं, इतनी सी बात है, बाकी अन्य कोई बात नहीं है। कभी भी ये नहीं कहिए कि किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है। और राखी जी एक बात गौर करिएगा, एक मिनट आतंकवादी वाली बात आई केवल इसलिए मैं, यश भाई उस पर नाराज है, नाराज ना होइए यश जी, सकारात्मक बातें करिए। देखिए, जो 40 संगठन मौजूद थे ना चर्चा में, उनकी तरफ से प्रस्ताव आया था खालिस्तानी संबंधी, उन्हीं की तरफ से एक प्रस्ताव आया था कि साहब जिनको आतंकवादी कहा गया है उनको भी छोड़ा जाए। ये लिखित प्रस्ताव आए, तब ये बातचीत आई कि भाई ये खेती किसानी के मसलों पे चर्चा कर रहे हैं किसान संगठन या आतंकवादियों को छोड़ने के मसले पे चर्चा हो रही है। तब यश भाई ये बातें आई है, अन्यथा कहीं नहीं। ठीक है, हम आज भी मानते हैं किसान अपनी मांग रख रहे हैं, रखें, अच्छी बात है। और आरोप, बातें और आरोप और राजनीति ये सब चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल क्योंकि किसान एक बड़ा अन्नदाता होता है, मुझे तो बस इस बात का जवाब चाहिए कि किसानों को अंततः मिलेगा क्या? क्या स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट की सिफारिशें थी, क्या वो पूरी प्रॉपर उनको मिल रही हैं या कभी मिल भी पाएंगी? यदि वो कृषि कानून का यदि विरोध हो रहा है, बिल का विरोध हो रहा है, तो उसके लिए क्या हो पाएगा? और तीसरा, अब वो उनके हाथ में क्या, एमएसपी को लेकर भी यदि चीजें हो रही हैं, इन तीनों में से उसे क्या मिल रहा है कि उसे आजादी महसूस हो? देखिए, तीनों बातें हैं। स्वामीनाथन आयोग की लगभग 200 सिफारिशें इस सरकार के चलते लागू होके उनके ऊपर काम चालू हो गया है। ठीक है कि किसी स्टेट में वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता होगा, लेकिन एक इकोसिस्टम उसका बन चुका है। नंबर दूसरी बात आपने कही एमएसपी की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
सरकार चाहती है एमएसपी पे किसानों को फायदा मिले, और सरकार ने, मोदी जी ने तो पूरे आंकड़े बताए ना, कैसे हमने न केवल गेहूं चावल में, जबकि दलहन इंपॉर्टेंट है, दलहन में किस तरह से 200 गुना एमएसपी पे सरकार ने खरीदी चालू करी है। देखिए, एमएसपी बाजार में एक रेट, एमएसपी रेट पे बाजार को लाने का एक सपोर्टिंग सिस्टम है। सरकार उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लुब्रिकेशन करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा भी नाफेड वगैरह, हमने भावांतरण योजना चालू करी। अगर सब जगह एमएसपी नहीं दे पा रहे थे तो भावांतर योजना चालू करी कई जिन्सों में, उसके माध्यम से किसानों को फायदा होने लगा है। और देखिए, अब जरूरत है, देखिए मैं एक और बात कहूंगा राखी जी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो अन्य सरकारें भी लेके आई थी, यहां तक कि बाजार के कृषि मंडी के परिसर के बाहर की खरीदी, क्या मध्य प्रदेश में 98-99 में दिग्विजय सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब आईटीसी, सोया, चौपाल और अन्य कंपनियों को जो इजाजत दी गई, क्या वो मंडी परिसर के बाहर की खरीदी का उदाहरण नहीं है? वो मध्य प्रदेश में चालू हो गया था। अच्छा, दूसरी चीज देखिए आप, फल सब्जियों की खरीदी बिक्री मंडी परिसर के बाहर हो सकती है। मध्य प्रदेश में 2002 से यह लागू हुआ, तब भी तो दिग्विजय सिंह सरकार थी। क्या आज भी वो लागू नहीं है? आज भी फल सब्जी मंडी परिसर में भी बिकता है और मंडी परिसर के बाहर भी बिकता है। मैं भोपाल इंदौर का उदाहरण ले दूं, भोपाल में अगर हमारी जो लक्ष्मीनारायण सब्जी मंडी है, वहां भी फल सब्जी बिक रही है। इसके अलावा 4-5 जगह ऐसी हैं जहां सब्जी, निजी सब्जी मंडियां चलती हैं, नीलामियां होती हैं। भदभदा रोड देख लें आप बीएचएल में देख लीजिए, आप हबीबगंज हाट में देख लीजिए, तो और उसके सुफल मिले हैं, वो कंटिन्यूटी है आज। चलिए विकास जी, वापस आती हूं आपके पास। विवियन जी, थोड़ा सा अजीब इस वक्त मुझे, क्योंकि सारी चीजों को देखकर सुनकर इसलिए भी लग रहा है कि सब चीजें हो रही हैं, सरकार भी कह रही है, नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि सब कुछ होगा, जो एमएसपी तय कर दी जाती है उससे ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई, तो तमाम चीजें हैं, बावजूद इसके जो अन्नदाता है वो सड़कों पर है। एक बहुत बड़ा सवाल, क्यों? देखिए, किसान जो है वो अब विश्वसनीयता मोदी सरकार जो है किसानों के बीच में खो चुकी है। इस बात का ये सबूत है कि आज 22 किसानों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं उस आंदोलन के अंदर, और कड़कड़ाती ठंड में हमारे और आपके माता पिता से ज़्यादा उम्र के किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों पर, और ख़ास तौर से एमएसपी जिस पर आज हमारा ये प्रोग्राम आधारित है, एमएसपी के ऊपर जो है उसको लिखित में और बिलों में इंक्लूड करने के लिए वो पूरी ताकत के साथ पुरजोर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। एमएसपी जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा इसीलिए है कि किसानों का शोषण और उद्योगपतियों का पोषण करने वाला जो ये 3 बिल आए हैं, इसमें सबसे बड़ी बात है मंडियों को ख़त्म करने के लिए आने वाले समय में आज आप देखेंगे कि अडानी ग्रुप का और अंबानी ग्रुप के साइलोज, जो हमारा अपना गोदाम होता है, उस गोदाम से 1500 गुना बड़ा गोदाम जो है साइलो के रूप में विभिन्न जगहों पे पंजाब, हरियाणा और देश के विभिन्न जिलों में बन चुके हैं, बनकर तैयार हैं। क्या कारण है कि फ्यूचर ग्रुप जो कि एक रिटेल चेन है, उसको टेक ओवर जो है अंबानी ग्रुप ने किया, और अंबानी ग्रुप ने उसको टेक ओवर किया कुछ ही दिनों पहले, और उसके बाद कोरोना काल में चोरी छुपे ये बिल लेके आए जाते हैं और संसदीय मर्यादाओं को ताक पे रखते हुए ज़बरदस्ती इन्हें पास करवाया जाता है। उसके पहले क्या सर्वदलीय बैठक नहीं हो सकती थी? क्या उसके पहले किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके उसके प्रोज एंड कॉन्स जान के, जो आज लंबी चौड़ी बात करके जो किसानों के आंदोलन को प्रोलॉन्ग करने का प्रोसेस किया जा रहा है, उसकी उद्वेलित, जो किसान हमारा उद्वेलित है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या ये चर्चाएं पहले नहीं की जा सकती थी? क्या ये एमएसपी की जो गारंटी है उसको आने वाले समय में मंडी सिस्टम को किस प्रकार से कमज़ोर किया जाए, मंडियों को किस प्रकार से लाचार और लचर बनाया जाए, इसके ऊपर क्या पहले से बातचीत नहीं की जा सकती थी? सबसे बड़ा इनकी जो इसमें उद्देश्य है वो ये है कि आने वाले समय में किस प्रकार से मंडियों को देश में समाप्त किया जाए, और जो हमारे देश का 25 लाख करोड़ रुपए का जो कृषि का सेक्टर है, क्योंकि कोरोना काल में यह साफ दिखाई दे दिया कि जब देश की पूरी जीडीपी -29% की गिरावट पूरे देश की जीडीपी में दर्ज की गई, तो
कृषि सेक्टर ही जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा था, उसने इस देश को एक सुदृढ़ता, एक रीढ़ की हड्डी के रूप में एक सुदृढ़ता प्रदान की। लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है, हमने भी सुना, उन्होंने साफ कहा कि यदि मंडियां हैं तो क्या ऐसी अफवाहें हैं कि खत्म हो जाएंगी, तो हम ना मंडियों को खत्म कर रहे हैं ना बंद करेंगे, किसान को जहां बेचना है वहां जाके बेचे। तो ये आरोप कि मंडियां खत्म ही हो जाएंगी, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा क्यों जहां लगता बेचना है को? वहां जाके बेच सकता है किसान। इससे बड़ा तो भ्रमित करने वाला कोई स्टेटमेंट इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की तरफ से आ नहीं सकता। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि इस देश का 86% किसान सीमांत किसान है, 5 एकड़ से कम भूमि वाला किसान है, और लगभग उसमें से 70-72% किसान ऐसा है जो 2 एकड़ से कम भूमि वाला किसान है। करोड़ों की संख्या के अंदर इस देश के खेतों के अंदर खेतीहर मजदूर कार्य कर रहा है। वो खेतीहर मजदूर जो कार्य कर रहा है वहां पर, वो जो हमारा सीमांत और हमारा छोटा किसान है, जो एक जिले से लेकर दूसरे जिले के अंदर ट्रांसपोर्ट को बेयर नहीं कर सकता, जो एक जिले से दूसरे जिले तक नहीं लेके जा सकता अपनी फसल को बेचने के लिए, तो वो मध्य प्रदेश का किसान जाके तमिलनाडु में या पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से बेचेगा? 80% किसानों को आपने इस चीज में बरगलाया। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है इस देश की जनता को इस मुद्दे पर भ्रमित करने का कार्य किया कि किसान बेच सकता है। आप मुझे ये बताइए कि ये कृषि जो है ये तो राज्य का मुद्दा है। अगर कृषि मंडियों के समाप्त हो जाने से तो कृषि शुल्क के रूप में, ये जवाब दे मुझे इस बात का, कृषि शुल्क के रूप में जो राज्य को जो आमदनी होती थी, उसको क्या इनके पास है ब्लूप्रिंट उस चीज का? कैसे रिकवर करेंगे कृषि से होने वाली उस मंडियों से होने वाली आमदनी को? जो मध्य प्रदेश पिछले 7 महीनों के अंदर 12,000 करोड़ रुपए कर्ज ले चुका है, ये जब मंडियां समाप्त होंगी, जब बड़े बड़े उद्योगपति आकर यहाँ पे अपनी मंडियां सेट करेंगे और कृषि और एपीएमसी सिस्टम को ध्वस्त किया जाएगा, ये इनके पास क्या ब्लूप्रिंट है आने वाले समय के लिए? बताइए। देखिए, आपका फोकस है, मैं तार्किक की बात करूंगा, भावनात्मक बात नहीं करूंगा। केवल हम कृषि और कृषि उत्पादों के व्यवसाय पे बात करेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। देखिए, आपने क्या तर्क दिया भी कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी। एपीएमसी एक्ट को तो इस बिल में छुआ ही नहीं गया है साहब। और तो और जो स्टेट्स को इस बिलों के संशोधनों को लागू करना है, वो एपीएमसी एक्ट के तहत ही उन्हें संशोधन करना है। मध्य प्रदेश में भी संशोधन लाए गए हैं, वो एपीएमसी एक्ट में लाए गए हैं कि कैसे हमें प्राइवेट मंडियों को अगर इजाजत देना। प्राइवेट मंडियां छोड़िए ना, आप तो ये बताइए कि भाई आईटीसी सोया चौपाल को खरीदी करने की इजाजत दिग्विजय सिंह सरकार में मिली थी, वो क्या थी सर? वो क्या थी? भाई यही तो कर रहे हैं, कभी छेड़छाड़ नहीं हुई है। अरे सुनिए ना, आप एमएसपी की गारंटी पे बताइए। अरे कब है? तो आज में समस्या क्या है? तो आज कहां है एमएसपी की देने में? लिखित में क्यों उन बिलों के अंदर एमएसपी का कोई क्लॉज ही नहीं है? सुनिए ना, आप तार्किक बात पे आइए। एमएसपी अलग चीज है, खरीदी केंद्र खुले या व्यापारी खरीद सके। अच्छा देखिए ना, दिग्विजय सिंह जी ने तो मात्र आईटीसी सोया चौपाल को दी थी इजाजत। उन्होंने शर्त रख दी थी जो 50 करोड़ से ज्यादा खरीदेगा वही इस के खरीदी केंद्र चालू करेगा। अरे साहब, मोदी सरकार तो वो बिल लाई है जिसमें आप भी अगर पैन कार्ड होल्डर हैं तो आप भी जाके खरीदी करने में सक्षम है। मतलब एक अडानी अंबानी को कहां लिखा है बिल में? यहाँ तो लाखों करोड़ों आईटीसी जो पैन कार्ड होल्डर है वो खरीद सकते हैं। हम तो व्यवसाय में अनेक इन्वेस्टर्स को लेकर आ रहे हैं। बात करिए ना, क्योंकि जो बात चल रही है उसी तारतम्य चल रहे हैं। बोलिए। आईटीसी चौपाल की बात कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में आई, और भी जो चौपालें आई प्राइवेट, वो दिग्विजय सिंह जी शासनकाल में आई। आप समर्थन भी कर रहे हैं एक तरीके से इस बात का, आप समर्थन भी कर रहे हैं ना इस बात का? तो शुरू से कर रहे हैं इस बात का, कहां के मना कर रहे हैं? आप शुरू से ही समर्थन भाई, अगर सही खरीदी हो, गवर्नमेंट की उसके ऊपर निगरानी रह सके, उसका पेमेंट डिफॉल्टर नहीं हो वो किसानों के प्रति, तो हम तो समर्थक हैं। क्योंकि इससे बाजार, अरे मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मतलब दिग्विजय सिंह जी जो काम कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे, यही मतलब हुआ ना। आप उनकी नीति सही बात बोल लीजिए। अरे पूरी अधूरी, आपने जो बात, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न नहीं है, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अरे विकास भाई, डिफॉल्टर था तो हमने उसका विरोध बात आप पूरी नहीं होने देंगे, क्योंकि आपके हिसाब से सूट करेगी, आपके हिसाब से सूट करेगी बात पूरी करिए। राखी जी मेरी पूरी बात पूरी करिए। बड़ा सवाल यहाँ भी सब अपने अपने समय पर बोलेंगे। प्लीज, एक बड़ा सवाल ये है कि
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ले लीजिए, कृषि कानून बिल आ गया, एमएसपी की हम यहां चर्चा कर रहे हैं, पर वही सवाल हो रहा है कि कश्मकश में किसान, क्या आखिरी तक भी यही रहेगा? इसका हल और समाधान नहीं निकल सकता क्या? देखिए, बात इसकी नहीं हो रही कि कांग्रेस ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, आगे क्या होगा। बात यह हो रही है कि किसानों के हक के लिए, उनके फायदे के लिए यदि सोचा जाए, बात की जाए, तो क्यों नहीं हो रही? तो हुई ना, राखी जी, हुई ना। देखिए, उससे किसान को सहूलियत होगी। अच्छा, एक बात बताइए, मैं दूसरा सवाल करता हूं। अरे आपको सवाल नहीं करना सर, आपको जवाब देने, संतुष्ट करना आपका सवाल में पड़ पैदा करना, उसमें तो भ्रम नहीं, आपको सवाल नहीं करना, आप जवाब दीजिए। क्यों? आप जो भ्रम पैदा करेंगे तो उसके तार्किक में ये भ्रम मैंने पैदा किया कि आपकी सरकार के पास समय नहीं था। एक बड़ा सवाल और है कि भ्रम हैदराबाद में चुनाव पैदा प्रचार कर रहे थे और 3 तारीख को किसानों से बात करने के लिए समय निकाल पाते हैं। ये सवाल आप करेंगे कि आपसे जनता करेगी? मुझे लगता है हमारे सारे दर्शक एक मिनट जवाब से भाग गए। क्यों निकाला गया? इसका जवाब देने का मुझे लगता है आपको आवश्यकता नहीं है। आपको किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। देंगे, राखी जी सवाल पूछेंगे, हम जवाब बिल्कुल देंगे। देख, एक मिनट हम देंगे। मेरे सवाल हैं, उसका जवाब आप सब लोग दीजिएगा। प्लीज एक एक करके बोलिए, क्योंकि जनता जो चीजें देख रही है, सुन रही है। सबसे बड़ा सवाल बार बार ये जो आता है भ्रम फैलाने का, ये नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है आंदोलन की आड़ में। यहां पर भी वही बात हो रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? क्यों उस आंदोलन पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है? क्यों वो जो इतनी ठंड में सड़कों पर हैं, क्यों उन पर सवालिया निशान लग रहे हैं कि वो किसान ही नहीं है या कोई और हैं? कहां भ्रम है? देखिए, भ्रम ऐसे फैलाया गया कांग्रेस के द्वारा। पंजाब में मंडी टैक्स 8-8.5% तक है, मंडी शुल्क, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में तो वो 1.5 था, 1.5 से घटा के 0.5% कर दिया, ताकि एक लेवल प्लेटफॉर्म मिले प्राइवेट मंडियों को भी, सरकारी जो कृषि उपज मंडी है उनको भी, जो कि किसानों की सहकार भाव से चलती हैं, और तो और अन्य कोई खरीदी केंद्र खोले उसे भी। विषय ये है, अब मैं एक और ऐड ऑन कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में अगर फल सब्जी का व्यवसाय मंडी के भीतर भी और मंडी के बाहर भी पिछले 18 साल से बहुत अच्छा चलता है, और फिर भी मंडियों में उस व्यवसाय की कमी नहीं आती। आज भोपाल में जितनी फल सब्जी बिकती है उसमें से 70% जो मटेरियल है वो आज भी कृषि उपज मंडी परिसर में नीलामी होती है, जबकि वहां मंडी शुल्क दे है और बाहर मंडी शुल्क दे नहीं है। मतलब मंडी ने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है। भविष्य में भी मंडियां इसी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगी, अच्छी किसानों को सुविधाएं देंगी, व्यवसायियों को सुविधाएं देंगी, तो सुचारू रूप से चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। अब ये तो अमरिंदर सिंह के ऊपर था ना कि पंजाब में वो मंडी शुल्क में कटौती कर देते तो वहां पे व्यवसायी को भी, और जो किसान व्यवसायी हैं सम्मिलित रूप से, मतलब व्यवसाय उनका अड़द का भी है और खेती किसानी भी करते हैं, उनको भी सुविधा हो जाती। लेकिन अमरिंदर सिंह जी ने ये पहल क्यों नहीं करी साहब? आप देखिए, लैंड रिफॉर्म्स आए, भूमि के ऊपर, खेती की भूमि के ऊपर लगान को एकदम नॉमिनल कर दिया गया, और इतना नॉमिनल है कि पटवारी पूरे गांव का लगान कई बार अपनी जेब से भर देते हैं। भाई, तो इन चीजों के ऊपर जो खेती किसानी की चीजें, काहे इतना टैक्सेशन, इतना शुल्क होना, इनको कमतर करिए ना, लेवल प्लेटफॉर्म दीजिए, किसानों को सुविधा हो जाएगी। कहीं कोई मंडी इंस्पेक्टर रोक नहीं सकता गाड़ी को। किसान आज, अब आपने बात कही किसान एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाए। अरे साहब, क्या हरदा की सब्जी भोपाल नहीं आती? क्या झाबुआ की सब्जी बंबई बिकने नहीं जा सकती? क्या अगर मिलने लगी है सुविधा और पेमेंट की अगर उसमें गारंटी होने लगी है तो क्या दिक्कत है? और एमएसपी पे तो सरकार ने घोषणा कर रखी है। सरकार फसल का मौसम आता है बोने का, उसके 1 महीने पहले एमएसपी डिक्लेयर कर रही है। ठीक, विवियन जी अपनी बात रखिए। राखी जी, मैं जो बात कह रहा था वो बात पे जवाब नहीं दे रहा। अब तो उन्होंने भागते हुए स्पष्ट कह दिया कि वो राखी जी को जवाब देंगे, मुझे जवाब देंगे। आपकी बात का दूंगा 3 तारीख। अरे विकास भैया, मेरी बात तो होने दीजिए ना, आगे समय मत खराब कीजिए, बोलने दीजिए। आप समय खराब करना चाहते हैं। आप किसान से आपने तब क्यों नहीं बात की, अब क्यों नहीं बात की? अरे मैं आपसे बात करूं या ना करूं? बात क्या है? ये कानून लागू होने से आगे कैसे फायदा होगा? करने देंगे, क्यों भाग रहे हैं? करिए, हम नहीं भाग रहे हैं। अरे आप रोक दिया मुझे। आप केवल टाइम पास करना चाह रहे हैं। मैं इसलिए आपको क्रॉस कर रहा हूं। नहीं, मैं क्यों बनूं? तो चुप हो जाइए ना। देखिए, मुझे लगता है बात होगी तो उससे मेरी पार्टी, मेरी सरकार और किसान की प्रगति के लिए उपयोग करूंगा। प्लीज
प्लीज एक एक करके मैं टाइम पास थोड़ी तर्कपूर्ण करूंगा बात भाई। करेंगे तो राखी जी, बहुत मुझे अच्छा बोलने होगा। कहाँ और दे विषय रहे पे हैं? रहिए प्लीज। देखिए किसान राखी के जी, साथ विचार शेयर इन्होंने करके कहा हुआ। कि टैक्सेशन किसान पे नहीं होना चाहिए, कम हो जाए। तो ये बता दें कि किसान किसान पे से टैक्सेशन- संबंधित जो चीजें हैं उस पर जीएसटी कितना प्रतिशत किन किन चीजों पे लगता है, क्या जो पाइप इस्तेमाल करता है, जो ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है, जो अन्य उसकी कृषि उपयोग की चीजें हैं उन पे कितना जीएसटी लगता है। देखिए, दो आप चीजें। विकास जी रुक जाइए ना, मैं समझ आप फिर गया वही सवाल आप कहेंगे आपका। टाइम पास मैं और टाइम सवाल पास आप समझ कहना, गया मेरी ना, बात पूरी नहीं आने दे चलिए रहे। ठीक है, GST का प्लीज दूसरी बात विकास जी राखी बोलने जी, दीजिए, दूसरी प्लीज बात बोलने राखी दीजिए। जी, इन्होंने जो पुराने काम किए हैं उसी पर सवालात उठ रहे हैं, विश्वास क्यों नहीं हो रहा, कश्मकश में क्यों हैं लोग। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगी, कई किसान व्यापारी भी हैं, उनके बेटे व्यापारी हैं, कुछ और हैं। कश्मकश में इसीलिए राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं दिया गया, राज्य आज तक भ्रमित है, कश्मकश में है, कब पैसा मिलेगा, यही केंद्र की सरकार नहीं दे रही, यही मोदी जी ने विश्वास दिलाया था सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इसीलिए कश्मकश है। यही जो नोटबंदी में कश्मकश हुई थी उसी पर बात हो रही है। तो विश्वास तो आप नहीं दिला पाते, आप ही ने वादा किया था, यही मोदी जी थे, यही इनका मंत्रिमंडल था, यही सब लोग थे। आज पश्चिम बंगाल में ये रैली करने को तैयार हैं, लेकिन सदन में विशेष सत्र नहीं बुला सकते क्योंकि किसान परेशान हैं। क्यों किसानों के प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने वोट लिया, वो संसद क्यों नहीं बात रख सकते अपनी, क्यों सदन नहीं चलना चाह रहे। कोरोना के नाम पे हर चीज का डर बैठाएंगे, लेकिन इनको मैंने वही बात करी, इसी महीने की बात कर रहा हूं कि 3 तारीख को क्यों नहीं बात करी, तो ये कहते हैं पुरानी बात मत करो। मैं 3 साल पुरानी नहीं, वो भी कर इसी सकता महीने हूं की मैं, 3 अगर तारीख की बात कर रहा हूं। राखी जी विकास भाई चर्चा बात करोगे, मुझे सुनिए, ऐसा लगता है- विकास भाई ठीक बात है। सुनिए। देखिए 2 ये घंटे की सब चर्चा रखिए, मैं सब बातों पे ये बात सबसे करूंगा। बड़ी बात है कि हम सवालों से भागते क्यों ना, हैं? कहीं नहीं चाहे भाग वो रहा है। किसान का हो, कहीं नहीं चाहे भाग वो रहा है। विपक्ष का हो, चाहे वो संसद में सांसदों का देखिए, हो, यश भाई, चाहे वो पत्रकारों का हो, यश भाई, इन्हें भागना है। और इसीलिए भाग रहा है कि इनकी पैकिंग के अंदर देखिए, बात कुछ भी सबसे बड़ी नहीं ये है, है, पैकेज बात बहुत सबसे अच्छा बड़ी ये बनाया है है, कि लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है, रिजल्ट जो होगा, ठीक है, देखिए, यश जी एक मिनट, इन्होंने एक वादा मिनट, किया बीच में था, रोक रही राखी हूं। जी, यश जी, एक इन्होंने मिनट। वादा किया था सब अपनी कि अपनी बात सरकारी रखिए। संसाधनों को बिकने नहीं देंगे। क्या रेलवे नहीं बिका, क्या बीएसएनएल नहीं बिका? चलिए, हम ये बिकने किसानों की पर बातें, हैं। ये सब इन्हीं हम के वादे किसानों थे, पर किसी हैं, और की प्लीज, बातें नहीं थी। विषय पर आज रहें। किसानों को भी भ्रमित इसीलिए होना पड़ रहा है, इन पे विश्वास इसीलिए नहीं कर रहा कि ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये झूठी बातों से आते हैं और उसके बाद में काम करने लगते हैं। देखिए, जब दो बातें- जब इनके 3 साल हुए थे तो इन्होंने ठीक है, कोल यश जी, कोल एक की भी मिनट। झूठी तस्वीरें दिखाई थी, ठीक। बॉर्डर की झूठी तस्वीरें, विदेशी तस्वीरें दिखा के कि हमने अपने किसानों देश की की बात बात करें? करी। चलिए। अरे आपकी सरकार की बात चलिए, कर रहे मैं हैं। वही बात किसान बोल आपकी रही हूँ, एक सरकार तो है, विषय आपकी पर बात रहिए, है। प्लीज। आपकी देखिए, दो नीतियों बातें का हैं, हिस्सा है। दो बातें, प्लीज राखी प्लीज जी, रुक जाइए, राखी जी, प्लीज। एक मिनट विकास जी, एक मिनट, मेरी बात होगी, विकास जी, आप अपनी बात विरोध करने रखिएगा। के एजेंडे को लाना चाहते हैं तो मैं उसमें फंस के किसान बिलों के महत्वपूर्ण चर्चा से थोड़ी भागूंगा। मैं तो उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। 3 तारीख का जवाब दे देखिए, दीजिए। मुझे इतना पता हमने है बात कि तारीख का यदि जवाब ये दे कहा दीजिए। जाए क्यों कि 3 तारीख तक किसानों बात को आई? मिलेगा, अमित तारीख शाह जी को बात हैदराबाद कीजिए, रैली करने यश जा जी, सकते हैं, किसानों से दूसरे बात मेहमान कर भी हैं, विशेष मेरे प्रश्नों को एक नहीं तारीख दबा को भी सकते, बात प्लीज करी, चुप हो उसके जाइए, पहले भी प्लीज बात चुप हो करी। जाइए। विशेष सत्र क्यों नहीं करी, बुला करी, रहे? करी, यश जी, करी। प्लीज, प्लीज, विशेष देखिए, सत्र क्यों ऐसे- नहीं बुला रहे ऐसे सदन का? चर्चा किसान नहीं बिल का होगी। एजेंडा है विकास नहीं जी, है। यश जी, प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज जी, चुप हो जी, जाइए। जी, जी, देखिए, बिल्कुल। सबके सवाल हो रहे हैं, सबके जवाब आ रहे हैं, प्लीज अपने अपने समय में और तर्कों के साथ बात करेंगे तो अच्छा है। विषयांतर मत होइए प्लीज, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। कोई सवाल जनता से जुड़ा हो सकता है जो बहुत जरूरी हो, वो भी उस टाइम में, क्योंकि समय की भी सीमा होती है। देखिए, विषय है उसमें आ जाए। एक बात जो मुझे लगता है आम जनता भी नहीं समझ पा रही होगी, एक तरफ यदि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि किसान जैसा चाहता है वैसा ही होगा, भ्रम में ना आए, गलत फहमियों में ना आए, सब कुछ उनको मिलेगा, बात करने को भी तैयार हैं, ये वो कहते हैं, एक विश्वास जनता तक जगा रहे हैं वो ये कह के, बावजूद इसके यदि बात नहीं हो पा रही है और वही ठंड में सड़कों पर बैठे हैं, जाम लगता है, दूसरे लोग परेशान होते हैं, तो इससे क्या माना जाए कि सिर्फ कहा जा रहा है, धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा? मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा मैं दूं? विवियन जी। बस एक सेकंड, मैं विवियन जी दूं? अपनी बात नहीं, रखना चाह रहे हैं बहुत देर से सरकार का चलिए अपनी बात रखिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, सबसे ज्यादा दुख इस बात का है राखी जी कि कांग्रेस की वो विचारधारा, जिस कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश के अंदर हरित क्रांति लाके इस देश को कृषि के मामलों में आत्मनिर्भर बनाया, श्वेत क्रांति लेके आई, इस देश के अंदर इस देश को 2 पैरों पर खड़ा किया कृषि के मामले में। एक समय वो भी था इस देश के अंदर, तो कुछ बोलिए, वो भी था इस देश के अंदर समय जब इस देश के अंदर खाद्यान्न पूर्ति नहीं हो पाती थी। आज हम उस पे आज एपीएमसी का जो सिस्टम है उस सिस्टम को सुदृढ़ करने वाली कांग्रेस है, स्वामीनाथन आयोग का गठन करने वाली कांग्रेस है और कृषि आयोग का निर्माण 2004 में करने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस ने सदैव किसान हितैषी जो है बातें की हैं। आज अगर हमारे घोषणा पत्र को लेकर हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हम अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं एक पार्टी के रूप में, उसके बावजूद
हमारे घोषणा पत्र को लेकर जनता के सामने जाना कि कांग्रेस भी ये कर रही थी, तो आप ये जनता को बरगलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप जरा क्लॉज 11 हमारे घोषणा पत्र का पढ़िए। हमारा क्लॉज 11 ये कहता है कि हम एपीएमसी एक्ट को और ज्यादा सुदृढ़ करेंगे। जो ग्रामीण मार्केट हम 4-5 गांवों का मिला के हम लोग वहां पर एक ग्रामीण मार्केट का निर्माण करने जा रहे थे, जिससे एपीएमसी एक्ट और ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगा, जिससे हमारा छोटा जो किसान है वो अपने क्षेत्र के अंदर जाकर अपनी फसलों को बेच सकेगा। ग्रामीण खरीदी सिस्टम को और ज्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, या इस बात को लेकर बरगलाने की आवश्यकता है कि इस प्रदेश में जाके बेच सकता है और उस प्रदेश में जाके बेच सकता है। देखिए सुन लीजिए, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो आदरणीय राहुल गांधी जी से लेकर कांग्रेस पार्टी का सारा शीर्ष नेतृत्व जो उठा रहा है वो ये है, वो 3 प्रमुख सवाल है। किसान मंडियों की कमर टूटने के बाद जब कॉरपोरेट सेक्टर की बड़ी मंडियां जब आ जाएंगी और जो हमारी एपीएमसी की मंडियों की जब कमर टूट जाएगी, उसके बाद किसान को एमएसपी मिलेगी कैसे, किसान को एमएसपी देगा कौन, और किसान को एमएसपी मिलेगी कहां, क्या उनके साइलोस के अंदर ऐसी व्यवस्था की जाएगी, क्या है आपका ब्लूप्रिंट कि आप किसान को एमएसपी की गारंटी कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है। किसान के साथ में यदि एमएसपी के मामले में कहीं पर भी कोई समस्या पैदा होती है तो वो किसके दरवाजे पे जाएगा। फटी हुई धोती और फटा हुआ कुर्ता पहना हुआ जब हमारा किसान, इनका क्लॉज सुन लीजिए उसके अंदर। अच्छा, मुझे ये भी थोड़ा बताइए, जब जाके वो उससे मुझे थोड़ा सा प्रेरणा मिलेगी। एसडीएम के दरवाजे पे खड़ा होगा एमएसपी के मामले में तो आप इन्होंने क्या कर पाए थे? उसकी इन्होंने टाइम पीरियड उसका भाई, रखा हुआ MSP 1 के मामले में क्या कर एक पाए थे महीने आप? ये एक महीने बताइए। नहीं हो सकता। 1 महीने अगर नहीं निराकरण होता है तब वो कलेक्टर के पास जाएगा। कलेक्टर तो उस बेचारे धोती और कुर्ते वाले हमारे साधारण किसान को, 2 एकड़ वाले किसान को दरवाजे से भगा देगा। उस किसान को सबसे बड़ी इसमें विडंबना देखिए कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता। ये पूरी तरह से ये तो गुलाम करने का किसान को आने वाले समय में जो है गुलाम बनाने का इनका रवैया है। इसके अलावा जो 40 से 45 करोड़ लोग हैं, जो हमारा गरीबी रेखा से नीचे वाला जो व्यक्ति है, जिसको कि पूरे देश के अंदर खाद्यान्न जो है सस्ती दरों पर दिया जाता है, वितरण किया जाता है, उसको किस प्रकार से ये जो उद्योगपतियों के हाथ में, जब ये साइलोस के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में जब ये फसलें चली जाएंगी तो क्या भरोसा होगा कि अच्छा, अभी किसान की मंडी में कौन मदद करता है ये बताइए आप। तो अगर उसका पेमेंट रुक जाता है, कोई व्यापारी रोक लेता है तो देखिए आज कौन करता है मदद? किसान की मदद सबसे ज्यादा अगर कलेक्टर कोई करता है, सुन SDM लीजिए, करता है, कौन करता है? सुन लीजिए, वो कानून करता है, वो कानून करता है। कौन से अधिकारी कहता है कि अगर एमएसपी से नीचे खरीदी जो भी करेगा सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। उस तरीके की विवियन जी और विकास जी, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए समय की भी अपनी सीमा है। मेरा एक प्रश्न था, उसका जवाब विकास जी आप दीजिएगा, उसके बाद यश जी के पास भी आ रही हूं और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। विकास जी, सबसे बड़ी बात जो कहा जा रहा है, जो विश्वास दिलाया जा रहा है भ्रम का और एमएसपी को लेकर और फसलों को अपनी आजादी के साथ जहां देना चाहते, उन सब चीजों को देने के विश्वास जगाने के बाद भी, बोलने के बाद भी क्यों सड़कों पर किसान है? देखिए राखी जी, मैं इस बात का खंडन करता हूं कि सभी किसान सड़कों पे, कुछ एक का अपने प्रदेश की सरकार की नीतियों के कारण में विरोध हो सकता है। ये उन्हें समझना पड़ेगा कि उनकी प्रदेश की सरकार को कितनी व्यवस्था आगे बनाना है ताकि उन्हें एक खुला बाजार मिल सके। और हिंदुस्तान का किसान इस बिल से प्रसन्न है। ये हमने कल भी देखा, रायसेन में 10-15 हजार किसान कम से कम बैठे हुए थे। वो क्या थे? वो क्या किसान नहीं थे? कुछ दिन पहले हर संभाग स्थल के ऊपर इसके समर्थन में सम्मेलन हुए हैं। कल 22,000-23,000 पंचायतों में लोग बैठे हुए थे और समर्थन में अपने हाथ उठा रहे थे। उनके फोटोज छपे हैं आज अखबारों में। क्या वो किसान नहीं थे? देखिए, सिंगू बॉर्डर पे अब आप वो कुछ भी उपमा देते रहिए, मैं आपके पॉलिटिकल एजेंडे में समय पास नहीं करने वाला सर, करने नहीं वाला सर। जो मौकों पे ग्राम पंचायतों में बैठे थे, रायसेन में बैठे थे, रायसेन के कार्यक्रम स्थल पे बैठे थे, सरकार का कार्यक्रम था भाई, सरकार का कार्यक्रम था। अच्छा, सरकार का कार्यक्रम। राखी जी देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का सरकार को ड्रिफ्ट करने, शिफ्ट करने का अपना पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन हमें साफ मालूम है कि हमें सपा से समर्थन की उतनी जरूरत नहीं है जितनी किसान से समर्थन की जरूरत है कि उसकी उन्नति के लिए हम काम कर पा रहे हैं, कि वहां से हामी आए। मैं उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूं। बाकी के लिए मेरे पास समय आपके समक्ष जब मौका मिला है तो क्यों गवाऊंगा। देखिए बात यह है, विवेक जी ने जो बात कही बड़ी
ये पूछ रहे थे भाई एमएसपी हमने बताया, दूसरा इन्हें कहा पेमेंट डिफॉल्ट कैसे होगा, पेमेंट मिलेगा कैसे। मैं यही कह रहा हूं, आज मंडी में क्या व्यवस्था है, आज मंडी में अगर किसी किसान का पेमेंट रुक जाता है तो मंडी अधिकारी के ऊपर जवाबदारी आती है। मंडी अधिकारी अटमोस्ट डिप्टी कलेक्टर या ज्वाइंट कलेक्टर का होता है, अटमोस्ट होता है, बाकी के उसके नीचे के होते हैं, मतलब तहसीलदार के स्तर के भी अधिकारी हैं मंडी अधिकारी। जब आज वो समस्या निपटा रहे हैं और हम एक व्यवस्था इसलिए लेके आए ताकि उसे जल्द न्याय मिल सके। देखिए सिविल कोर्ट्स में समय की बंधनता किसी कानून में है क्या, या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हाँ, चालान पुटअप करने की व्यवस्था जरूर सरकार अपने नियमावली में, वर्किंग पैटर्न में बना सकती है, लेकिन सिविल कोर्ट में जाने के बाद तो सिविल कोर्ट ही उसमें कब निर्णय देगा उसके ऊपर रहता है। एक ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो एसडीएम स्तर के होते हैं, एसडीओ स्तर के, इनको एक समय सरकार के माध्यम से मिलेगा, 1 महीने में आपको इसके ऊपर निराकरण करना है। अगर आपसे व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तो अगली कलेक्टर की पायदान है। और फिर भी मैं कह रहा हूं लाखी जी, अगर किसानों की तरफ से, कुछ किसानों की तरफ से सुझाव आया तो सरकार ने कहा कि हम इस प्रस्ताव के ऊपर गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार हैं, आगे चर्चा करते हैं। वहां भी सरकार नहीं है। और तीसरी बात, देखिए सिविल कोर्ट में जाने का ना कहीं लिखा है न्यायालय में नहीं जा सकता। कौन सी धारा में, अरे कौन से बिल में, कौन सी धारा में? कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, न्यायालय जा ही नहीं सकता, कहीं नहीं लिखा। उसमें यह लिखा है कि प्रारंभिक तौर पे आप एसडीएम के यहाँ जा सकते हैं, 1 महीने में वहां निराकरण होगा। देखिए भारत का संविधान है, अगर सिविल कोर्ट संविधान के अनुरूप खुली है तो खुली है। बयानी कर रहे हैं, मैं साफ तौर पर गलत बयानी कर रहे हैं ये। मैं परफेक्ट बयानी कर रहा हूं, किसानों ने बयानी कर रहा हूं। सामने अरे आप मुझे, अरे किसानों की छोड़िए ना, न्यायालय जाने की परमिशन क्या रखी है वो छोड़िए। आप तो मुझे धारा बताइए, कौन से बिल की, कौन सी कानून की, कौन सी धारा में इसे रोका गया है? कृषि मंत्री के सामने ये बात सुनिए, सुनाइए, मत बोलिए। सवाल ये है, चलिए क्योंकि समय की सीमा ठीक है। विवेक जी, विकास जी, वो यही है। सुनिए विवेक जी, विकास जी प्लीज, समय की सीमा है। ठीक है, किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उन्होंने ये बात। उनका क्या कहना है, जो भी है सवाल ये है, क्या कहना था मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। चलिए, बस, पहले बस, रेवेन्यू एसडीएम की कोर्ट, पहले एसडीएम की कोर्ट, अगर डायरेक्ट सिविल कोर्ट अप्रोच करना चाहते हैं तो सरकार उसके ऊपर प्रस्ताव पे भी चर्चा कर रही है। चलिए, चर्चाएं हैं, चर्चाएं चलती रहेंगी, चर्चाएं चलती रहेंगी। आंदोलन भी मुझे लग रहा है, जिस तरह से चर्चा हो रही है, जिस तरह से लोग हैं, लगता है पता नहीं रुकेगा भी या नहीं, या बढ़ता ही जाएगा। जो भी है, बहुत कम शब्दों में यश जी आप ही के पास आ रही हूं, क्या हो सकता है? 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण निकली और वो यही थी, एमएसपी को लेकर कौन निर्धारित करेगा, कैसे हो पाएगा, कैसे मिल पाएगी, मंडियां खत्म होंगी कि नहीं। ठीक है, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो पॉजिटिव वे में चल रहे हैं, वो किसानों को एक विश्वास दिला सकते हैं, पर धरातल पे क्या हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो उनको हाथों में मिलेगा, जो उनके जीवन शैली के लिए अच्छा मिलेगा, उनके विकास के लिए अच्छा मिलेगा, उसे ही माना जाएगा कि सब कुछ है, कहने से नहीं होगा। यश भाई, फल सब्जियों के विषय को ध्यान रखिएगा, 18 साल से चल रहा है। यश जी से सवाल था, जल्दी से अपनी बात रखिए, समय की सीमा है। आपकी आमंत्रित है, ध्यान रखिएगा फल सब्जी वाले मामले। चलिए यश जी, आप मेरी बात को ध्यान मत रखिए। अरे मैं तो अपील करने के लिए, आपसे विवाद, व्यक्तिगत विवाद नहीं, प्लीज जल्दी से बड़ी बात स्पष्ट रखिए। सी बात है, अभी विकास जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि उनको सपा की जरूरत नहीं है, यानी इनको विपक्ष की किसी तरह की जरूरत नहीं, सीधे सदन का विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल में रैली करने की जरूरत है, हैदराबाद में रैली करने की जरूरत है, किसान से बात करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आगे समय देंगे। धरातल पे इसीलिए नहीं आएगा कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है चर्चा करने की, आप उनसे चर्चा नहीं करेंगे, और चर्चा करने के लिए, कानून बनाने के लिए सदन बनी हुई है, और सदन का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही सरकार? जब सब लोग बात कर रहे हैं तो उसको कोरोना के नाम पे बात कर रहे हैं। अभी विकास जी ने खुद बताया कि 22,000 किसान इकट्ठा हुआ, 18,000 किसान इकट्ठा हुआ, जगह के नाम बताए, लेकिन कहां? भाजपा के कार्यक्रम में ना। और जबकि कोविड नियम अनुसार 200-500 से ज्यादा इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो ये सरकार की नाक के नीचे लोगों को इकट्ठा करके जान हथेली पे लाने का काम सरकार खुद कर रही है, नियमों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये खुद बता रहे हैं। मेरे कहने, इनकी शब्दों की बात करिएगा। बिल पे कुछ नहीं बोल पाया। देखिए फिर रोक टोक करके टाइम पास कौन करता है, आपके सामने। अब विषय की बात यह है
ये सरकार में रहें या सरकार के बिना रहें, जिन बातों पे कहते हैं और जब सरकार में आ जाते हैं तो इनका कार्य करने का तरीका जो एकदम एफडीआई का एकदम विरोध करते थे, रक्षा क्षेत्र में 100% आ गए। उसी तरीके से ये कृषि के उत्पादों पे बात करते हैं कि प्राइवेटों की बिल्कुल दूरी की बात करते थे, उद्योगों को फायदा पहुंचाने की बात करते थे। हमें अटल जी के बहुत भाषण सुने, अटल जी की सरकार देखी है, मोदी जी के भाषण सुने 2014 में उनकी बातें सुनी, सरकार में आते ही सब चीजें क्यों बदल गई? अब जिम्मेदारी कौन लेगा इन सब बातों की? आपकी बातों पे अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप ही ने भाषण दिए थे, तब अलग थे अब अलग हैं। तो दो रूप, एक ही व्यक्ति के मुखौटा लगा करके अगर आप जनता को ठगने का काम करेंगे तो सवाल तो आपसे ही पूछेंगे। केवल एक सवाल, सदन का विशेष सत्र क्यों नहीं हो रहा है? चर्चा ऐसी है जो लगातार चल रही है, उसका जवाब होना चाहिए सरकार का। विकास जी, नहीं सत्र होंगे, चर्चाएं भी होंगी सदन में, आज नहीं कल भी होंगे। आप लोगों की तरफ से वहां प्रश्न आएंगे, वो भी सरकार बिल्कुल जवाब देगी, लेकिन तय समय पे होंगे। भाई मैं तो, चलिए ठीक है, समय की सीमा है, ये नहीं समय की सीमा है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोला, यश जी समय की सीमा है, बिल्कुल राजनीतिक पार्टी की जरूरत है, बिल्कुल नहीं बोला। आप जो अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए टाइम पास कर रहे हैं इस फोरम पे, मैंने उसका विरोध किया। चलिए देखिए, मैं उसका सरपास कर रहा हूँ। विकास जी, यश जी, विवियन जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की सीमा है, आगे बढ़ना ही होगा और विषय और चर्चा ऐसी है जो और बैठेंगे तो और बातें निकलेंगी। लेकिन देखिए, बैठेंगे भी, चर्चाएं भी होंगी, लेकिन सड़कों पे जो हो रहा है उसे रोक दीजिए। इतनी ठंड में जो लोग सड़कों पर हैं वो अच्छा नहीं लगता। क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनके लिए किया जा सकता है, वो बहुत जरूरी है। एमएसपी को लेकर जो कुछ भी हो रहा है वो तय कर लीजिए। कहां दिक्कत आई है, सारी चीजें होती हैं, बातचीत होती हैं, वो सामने होना बहुत जरूरी है। सिर्फ कहने से और भाषण से नहीं होगा। किसान अन्नदाता है और उसी से हम सब, वो उपज जो होती है वो हम सब तक पहुंचती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके लिए सोचा जाए और ये जो कश्मकश में किसान है, इनका ये एक सवालिया निशान जो है वो खत्म किया जाए और उनको राहत पहुंचाई जाए। बस यही इतनी सी बात है। फिलहाल इस खास डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।